दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार एनडीए में रहते हुए चुनावी साल में जैसे बयान दे रहे हैं, उससे बिहार एनडीए में सब कुछ अच्छा होने के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। पिछली बार भी जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त भी उनके चिराग मॉडल ने एक ऐसी भूमिका अदा की जिस भूमिका के बाद बिहार में जनता दल यूनाइटेड को मौजूदा विधानसभा में, जो विधानसभा अभी चल रही है, उसमें नंबर 3 की पार्टी बनकर संतोष करना पड़ा था। और इसीलिए चिराग पासवान के बयानों के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि चिराग पासवान के पीछे किसकी सह है। सह और मात के खेल में बिहार में चिराग पासवान को सह देने का काम कौन कर रहा है, और आखिर उनके बयानों का मतलब क्या है, खास करके वैसे बयानों का जिसमें वो बिहार में सरकार का समर्थन करने वाली पार्टी के तौर पर शर्म महसूस करते हैं। उस बयान का मतलब क्या है? तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि चिराग पासवान क्या वाकई बिहार सरकार का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 विधायकों पर होता है, वहां चिराग पासवान के विधायकों की संख्या कितनी है कि वो समर्थन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि चिराग पासवान के पास जब विधायकों की संख्या होगी तभी उनके समर्थन या विरोध का मतलब होगा। तो आज की स्थिति यही है कि चिराग पासवान के पास बिहार की विधानसभा में विधायकों की संख्या शून्य है, जीरो है। तब चिराग पासवान का यह दावा कि बिहार की ऐसी सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं कर पा रही और उसका समर्थन करने में वो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, ये बयान दरअसल अपने आप में एक अतिशयोक्ति ही जान पड़ता है। उनके एक विधायक पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन वो भी जनता दल यूनाइटेड में यानी नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल बिहार की राजनीति में जो चल रहा है, उस चल रहे खेल को डिकोड करने के लिए सिर्फ चिराग पासवान तक ही देखने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे उस खेल को देखने की जरूरत है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। तो बिहार की राजनीति में दो ही सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तीन प्रमुख दल हैं और दो राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तीन प्रमुख दलों की बात करें तो एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड है, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। यह जरूर है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी दम दिखाते हुए नजर आ रही है। चौथा कोण वो बनाने की कोशिश कर रही है कि एक जो स्थिति जेडीयू भाजपा की अलायंस में है, वही स्थिति राजद कांग्रेस के अलायंस में भाजपा जैसी कांग्रेस की हो, यानी उसे एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर देखा जाए। लेकिन वो चुनाव का प्रदर्शन बताएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई उस भूमिका तक पहुंच पाई या नहीं, और यदि उस भूमिका तक कांग्रेस पार्टी पहुंच पाई और राष्ट्रीय जनता दल ने उसे पहुंचने दिया, तभी जाकर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की कोई गुंजाइश भी बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान के सहारे जो राजनीति हो रही है। तो चिराग पासवान के सहारे जो राजनीति हो रही है, उसमें तीन प्रमुख दल और दो प्रमुख नेताओं की बात है। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, ये तीन पार्टियां हैं ही। दो जो बिहार की राजनीति में नेता हैं, ठीक है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, नरेंद्र मोदी की उम्र के करीब नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, थोड़े ही से कम है। लेकिन बिहार की राजनीति में अभी भी नेता नंबर 1 की स्थिति में नीतीश कुमार है। सत्ता की ड्राइवर सीट पर नीतीश कुमार है, चाहे उनके सेहत को लेकर जितने भी सवाल हो। और बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक की जहां तक बात होती है, अस्थाई एक परमानेंट वोट बैंक की जहां तक बात होती है, हालांकि राजनीति में परमानेंट कुछ नहीं होता, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में परमानेंट वोट बैंक की मान सकते हैं, तो उस आधार पर सबसे बड़े नेता लालू यादव है। अब राजनीति अगली पीढ़ी में जा रही है। नीतीश कुमार सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और नीतीश कुमार की पार्टी के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए उनका सत्ता और सियासत में बने रहना भी जरूरी है। तो नीतीश कुमार को उनकी पार्टी सत्ता छोड़ने नहीं देगी, राजनीति छोड़ने नहीं देगी। जनता दल यूनाइटेड के बाद यदि राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो सबसे बड़े अस्थाई वोट बैंक के साथ एक बड़ी चुनौती वो पेश कर रही है। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का चुनावी आधार हिला हुआ है। खासकर तब से बिहार में बीजेपी का चुनावी आधार हिला हुआ है जब से नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे कराया। महागठबंधन में रहते हुए ही कराया था। यानी यूं कह सकते हैं कि बीजेपी की जड़ में धनिया बोने के बाद फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार को बीजेपी को नीतीश कुमार ने सहलाते हुए उनके साथ जाने का फैसला किया। यानी पहले एक
न भरा जा सकने वाला जख्म दे दिया कास्ट सर्वे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और फिर उसके बाद कहा कि ठीक है आ जाओ गठबंधन के लिए तैयार। तो एक राजनीतिक तौर पर विकलांगता की स्थिति आप कह सकते हैं, पॉलिटिकली दिव्यांग होने की स्थिति बिहार में कह सकते हैं, उस स्थिति में पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने गले लगाया। यह बात जरूर है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी, नीतीश कुमार की सक्रियता कम होने, उनके इंटरव्यू नहीं देने, उनके कम से कम बोलने के कारण राजनीतिक तौर पर दिव्यांगता की स्थिति को प्राप्त करती जा रही। लेकिन वहीं राष्ट्रीय जनता दल जो नए कलेवर के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल जो नए नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव के साथ है, और राष्ट्रीय जनता दल जिसे अब कांग्रेस पार्टी की सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ का जो दलितों में नया विमर्श शुरू हुआ है, अति पिछड़ों और पिछड़ों में जो नया विमर्श शुरू हुआ है, उन सब की बैकिंग के साथ, सबके समर्थन के साथ एक नए कलेवर में जो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने जा रही है, उसने एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है जिसमें जनता दल यूनाइटेड के लिए तो चुनौती है ही, लेकिन कहीं ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए है। और बीजेपी की चुनौती बिहार की राजनीति में सत्ता में आने की इच्छा के लिए तो है ही, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती यह है कि मौजूदा दौर में बिहार से जो नया नैरेटिव कमंडल के जवाब में मंडल का निकला, और वो मंडल उत्तर प्रदेश जाते जाते पीडीए के फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में बैंड बजाकर चला गया, अगर ये उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं 1991 या 2009 वाली यानी 100 से 125 सीटों वाली भूमिका में तो 2029 में नहीं आ जाएगी। ये आशंका बीजेपी को ज्यादा सता रही है, और तभी चिराग मॉडल को फिर से जिंदा करने की कोशिशें हो रही है। चिराग मॉडल को जिंदा करने की कोशिशों का परिणाम क्या होगा? अगर चिराग पासवान पिछली बार की तरह एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर टारगेटेड तरीके से, लक्षित तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पहली बात यह कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पिछली बार जिस ढंग से जेडीयू वाली सीटों पर वो चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर समूह का भी उन्हें सपोर्ट मिला। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी के कोर वोटर समूह में कितना कोर और कितना वोटर बचा हुआ है। तो बिहार में बीजेपी का कोर वोटर समूह जो माना जाता था कि तकरीबन 18% के आसपास है, अब वो 8% के आसपास बचा हुआ है। दरअसल बिहार में सवर्ण और ओबीसी ईबीसी वैश्य को मिलाकर 18%, मतलब हिंदू सवर्ण, बुरा बाल जिसे कहते हैं, और ओबीसी ईबीसी वैश्य को मिलाकर 18% वोट होते थे। और उस हिंदू सवर्ण वोट बैंक के 18% को भारतीय जनता पार्टी अपना मानकर चलती थी, और उसी वोटों को चिराग पासवान की पार्टी के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड वाली सीटों पर पिछली बार चिराग पासवान के पार्टी में ट्रांसफर कराकर जेडीयू को, उसके कद को, उसके विधायकों की संख्या को छोटा करने की एक कामयाब कोशिश की गई। उसमें कामयाबी मिली थी, तभी जेडीयू 71 से 71 से 43 तक पहुंच गई थी। अब स्थिति यह है कि चिराग पासवान को यदि अलग भी चुनाव लड़ते हैं तो क्या यह प्रयोग कामयाब होगा? जी नहीं, क्योंकि कोर वोटर बीजेपी का 18% से 8% पर आ चुका है। और कैसे आ चुका है? तो दरअसल बीजेपी के पास अब ओबीसी ईबीसी वैश्य और सवर्ण वोटर में सिर्फ कायस्थ वोटर एक समर्पित वोटर के तौर पर, कोर वोटर के तौर पर बचे हुए हैं। यह कुल जमा संख्या लगभग 8% के आसपास होती है यदि बिहार के टोटल इलेक्टोरेट की बात करें तो। बचे हुए 10% जो वोट है, जिसमें ब्राह्मण राजपूत भूमिहार की गिनती होती है, वो भूल जाइए कि वो किसी पार्टी के वोटर है। उन्हें टिकट, उनकी बिरादरी में से टिकट यदि महागठबंधन दे तो उस सीट पर वो महागठबंधन के साथ है, यदि उनकी बिरादरी में टिकट एनडीए दे तो उनके साथ है, यदि प्रशांत किशोर दे तो वो प्रशांत किशोर के साथ है, जो जहां जिसकी बिरादरी को टिकट दे दे वो उनके साथ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई चुनौती है, और इस चुनौती के बीच चिराग पासवान के कामयाब होने की गुंजाइश न के बराबर दिखती है यदि वो अलग भी लड़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान को सह क्यों दी जा रही है? तो स्वाभाविक है कि सह देने का खेल तो यही हो सकता है कि पिछली बार जेडीयू को 43 पे लाया गया, तो एक बार इस बार फिर से 10-15 सीटें घटा दी जाए और मुख्यमंत्री की रेस से जनता दल यूनाइटेड को बाहर कर दिया जाए। तो इसकी कामयाबी अब संदिग्ध सी प्रतीत होती है। अब इसमें बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जो बीजेपी जिन सवर्णों को या वैश्य को अपना कोर वोटर मानती है, उन कोर वोटर्स के बीच में प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के सीट को जो वोट मिलने वाले हैं
वो सीटों में कितना कन्वर्जन होगा ये नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर को वोट तो मिलेंगे, 5% मिले, 7% मिले, 9% मिले, जितने मिले, लेकिन उन्हें 5-6% वोट खराब स्थिति में भी बिहार में मिलेंगे। ये हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर के 6% वोट पहुंचने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रूप से बैंड बच जाना। अब सवाल उठता है, हमारे दर्शक भी सवाल पूछेंगे कि प्रशांत किशोर को 6% वोट मिलने से बीजेपी को ही क्यों नुकसान है, जेडीयू को क्यों नहीं है? तो सवाल दरअसल यह है कि प्रशांत किशोर का जोर कहां है। प्रशांत किशोर का जोर शहरी सीटों पर है, अर्बन सीटों पर है, सेमी अर्बन सीटों पर है, जिला मुख्यालय की सीटों पर है। बिहार में 90% के करीब जिला मुख्यालय और शहर ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। 10% में ही एनडीए के दूसरे घटक दल जिसमें जेडीयू भी शामिल है वे चुनाव लड़ती है। और प्रशांत किशोर को उसका सबसे ज्यादा समर्थन कहीं मिल रहा है तो इन्हीं सीटों पर मिल रहा है। और जिस समुदाय से मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर या जाति गणना के पहले का जो कोर वोटर था या अब का जो कोर वोटर है बचा खुचा हुआ, इन्हीं दोनों के बीच से मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर रूरल सीटों पर तो प्रभावी दिख नहीं रहे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा चिराग पासवान उठा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय इस देश में सबसे कम हो, प्रतिदिन 200 रुपए भी कोई कमा पाने की स्थिति में औसत बिहारी नहीं हो, वहां पर ग्रामीण सीटों पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कितनी बड़ी समस्या होगी जो वोटर्स को अपील करेगी। वो तो शहरी सीटों पर जहां डॉक्टर रहते हैं, वकील रहते हैं, व्यवसायी रहते हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स रहते हैं, वहीं पर वो अपील करेगी और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो चिराग पासवान का लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो रानीगंज में जाकर के मुद्दा नहीं बनेगा, वो अस्थावा में मुद्दा नहीं बनेगा, वो वाल्मीकि नगर में मुद्दा नहीं बनेगा, वो भोरे में मुद्दा नहीं बनेगा, वो शाहबाद की किसी ग्रामीण सीट पर मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन पटना में, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, दरभंगा में, इन सब जगहों पर, गया में, भागलपुर में, वहां निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे के आश्रय जब एनडीए को घेरा जा रहा है तो स्वाभाविक है कि एनडीए के अंदर भाजपा के कैंडिडेट पर सबसे ज्यादा निशाना। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार उसी स्थिति में दिखाई दे रही है जिस स्थिति में पिछली बार चिराग मॉडल के बाद मुश्किल में फंसी हुई जनता दल यूनाइटेड दिखाई दे रही थी। पिछली बार वो 50 छूने में असफल रही, इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी? ये सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति फंसी हुई। अब चिराग पासवान से आगे बढ़कर यदि तेजस्वी यादव को देखें तो 2-3 चीजें ध्यान देने की है। तेजस्वी यादव के पक्ष में भी कुछ बातें जाती हैं पिछले चुनाव की तुलना में, 2020 की तुलना में, और कुछ बातें उनके विपक्ष में भी जाती हैं। जो बातें पक्ष में जाती है वो ये है कि लालू यादव की छवि या उनकी सरकार की छवि, लालू यादव की छवि एक सामाजिक न्याय वाले नेता की रही है और उनकी सरकार की छवि बिहार के एक खराब लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ करके देखी जाती रही है। लेकिन अब तो नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर का भी वही हाल है, तो किस आधार पर उन्हें घेरा जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में जो लालू यादव की छवि है वो छवि तेजस्वी यादव पर चस्पा नहीं की जा सकती। तेजस्वी यादव की छवि बिहार में एक प्रगतिशील नेता की बनी है। 2 बार वो तकरीबन 37 महीने तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और उनके ऊपर किसी तरह का दाग नहीं लगाया जा सका। तेजस्वी यादव के ऊपर जातिवाद का आरोप भी चस्पा नहीं किया जा सका, अब तक तो नहीं किया जा सका है। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा, हम में से किसी ने नहीं देखा। तेजस्वी यादव नौजवान है, रोजगार की बात करते हैं, पढ़ाई कमाई दवाई की बात करते हैं, और उनके पक्ष में जो दूसरी बात जाती है वो ये है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच कांग्रेस के प्रति जो नया रुझान पैदा हुआ है, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को वो कितनी सम्मानजनक और इच्छित सीटें देते हैं। यदि कांग्रेस के साथ पूरे मनोयोग से गठबंधन करके कांग्रेस जो सीटें मांग रही है वो सीटें देते हुए यदि चुनाव होता है तो पिछली बार जो कांग्रेस को रो रो कर सीटें दी गई, रुला रुला कर कहें तो सीटें दी गई, जो सीटें महागठबंधन के लिहाज से उचित नहीं थी उनमें से ज्यादातर सीटें दी गई। उस मानसिकता से बाहर निकल के यदि तेजस्वी यादव खुले मन से या राष्ट्रीय जनता दल या पूरा महागठबंधन खुले मन से अलायंस में जाता है तो इस बार तेजस्वी यादव को उसका बेनिफिट मिलना तय है, उसका लाभ मिलना तय है। क्योंकि गाड़ी का एक पहिया
उसमें हवा भरी जाए और गाड़ी का दूसरा पहिया, उसमें गाड़ी स्टार्ट होने के पहले ही उसके पंक्चर होने का इंतजाम कर दिया जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। पिछली बार यही हुआ था। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को चुनाव में 70 सीटें देने के बावजूद खराब सीटें ज्यादातर देकर पंक्चर कर दिया गया था। तो एक पहिया पंक्चर था, सत्ता के करीब पहुंचकर तेजस्वी यादव फिसल गए थे। अब उनके विरोध में जो चीजें जाती है, तेजस्वी यादव के विरोध में, वो क्या है? वो दरअसल यह है कि पिछली बार जो चिराग मॉडल से जेडीयू की सीटें कम हुई, जो तकरीबन 5.5% वोट चिराग पासवान को आए, और जिस ढंग से एनडीए को उस जेडीयू वाली सीटों पर नुकसान हुआ, उससे 30-35 सीटों का फायदा चिराग पासवान उनको, तेजस्वी यादव को हुआ। तो अब उन 30-35 सीटों के फायदे से कम चिराग मॉडल के दोबारा प्रयोग होने की भी स्थिति में और मामला एनडीए के अंदर सेटल हो जाने की स्थिति में भी, यानी किसी परिस्थिति में उस चिराग मॉडल के बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव नहीं होने वाले हैं। अब यदि उन्हें 75 सीटें फिर से जीतनी है, पिछली बार के आंकड़े को फिर से दोहराना है या उससे आगे निकलना है, तो चिराग मॉडल पर रिलायंस नहीं, बल्कि उन्हें अपने गठबंधन की ताकत पर, साझा ताकत पर भरोसा करना होगा। मौसम वैज्ञानिक दलों को उसका साथ छोड़ना होगा, जिनके विधायक टूटकर कहीं और चले जाते हैं, उस तरह के दलों का साथ उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन ये राजनीतिक दल और गठबंधन है, वो उनका काम है करना। बिहार की जो परिस्थिति दिख रही है, उसमें आज इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में। बहुत सारे मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और ट्रोलर्स हमारे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में आएंगे और कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर क्यों ले रहे हैं। हम पत्रकार किसी को निशाने पर नहीं लेते। जो वस्तु स्थिति है वो बता रहा हूं कि बिहार में यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर है जो कहा जाए हर हाल में भाजपा को ही वोट देगा, तो वैसे वोटर्स की तादाद बिहार का जो सोशल इक्वेशन है उसमें 8% से ज्यादा, यानी ओबीसी ईबीसी प्लस कास्ट, इससे ज्यादा नहीं है। अब उसके ऊपर बीजेपी जितना जोड़ ले, जितने लोगों को जोड़ ले, 16, 17, 18% तक खुद को पहुंचा ले, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चिराग मॉडल की जो जरूरत पड़ रही है कि हम तो डूब रहे हैं, अगर सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम फिलहाल तो यही जान पड़ता है, क्योंकि सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ जाने से जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक भविष्य तो खत्म होना है। अगर जेडीयू 70 सीटें भी जीत जाए और जेडीयू के मुख्यमंत्री ना बने, तो तय मानिए कि जनता दल यूनाइटेड खत्म है। यह बात अलग है कि जेडीयू 70 सीटें जीतेगी तो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जेडीयू के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जाति की जगह धर्म को विमर्श में ऊपर होना चाहिए, और राष्ट्रीय जनता दल को चुनावी सफलता के लिए एमवाई के साथ दलितों और समाज के दूसरे वर्गों का, यहां तक कि सवर्णों का भी, अति पिछड़ों का भी ठीक ठाक संख्या में उन्हें समर्थन सीट दर सीट मिलना चाहिए। और इसी के बीच जब बिहार फंसा हुआ है, तो वहां पर चिराग पासवान का मॉडल दोबारा कामयाब होगा, गुंजाइश तो नहीं दिखती, लेकिन चिराग पासवान लगातार बोल रहे हैं। स्वाभाविक है कि एक बार जब आदत पड़ जाती है कि किसी खोटे सिक्के को चला दिया जाए, तो एक बार तो सिक्का जब तक कामयाब था चल गया, अब सिक्के की असलियत सामने आ गई तो दोबारा वही सिक्का चल जाएगा। इसकी गुंजाइश तो कम से कम फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। आगे आगे देखिए, ये बिहार है, बिहार की सियासत में चमत्कार भी जनता ही करती है और चमत्कार को नमस्कार भी बिहार की जनता ही करती है। तो देखते हैं ये चमत्कार किस दिशा में बिहार की सियासत को लेकर जाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।